गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है 5 साल पहले ही अपने शेड्यूल से जो है वो पेट्रोल में अचीव कर ली है, और इसके कुछ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और ईवी के ट्रांजिशन पर इम्पैक्ट्स हैं। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर हम देखें तो जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है उसी का ये पार्ट है, और सिर्फ 1.5% होती थी 2014 में। अब वो 2025 तक जो है वो बढ़कर 20% तक आ चुकी है। तो ये एक स्टेप है टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना, फार्मर्स वेलफेयर के लिए। लेकिन कुछ डिबेट्स भी हुई हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है व्हीकल परफॉर्मेंस पर, ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी पर, वो जो है वो थोड़ा डिबेटेबल है। तो 2023 से व्हीकल्स जो है इंडिया में वो E20 कंपैटिबल स्टिकर्स जो है वो कैरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंज्यूमर जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली एक सर्वे में देखा गया कि 2 in 3 पेट्रोल व्हीकल्स जो व्हीकल ओनर्स जो हैं वो अपोज करते हैं E20 मैंडेट को। वो कहते हैं कि इससे माइलेज रिड्यूस हो रही है और मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी बढ़ रही है। कुछ ऑटो मेकर्स हैं, उनका भी कहना है कि न्यू मटेरियल्स की ज़रूरत होती है E20 को कंपैटिबल बनाने के लिए, इंजन्स के लिए। तो नीति आयोग ने कहा है कि ऐसा करो, आप टैक्स इंसेंटिव्स देना शुरू करो E10 और E20 फ्यूल्स पर, ताकि कंज्यूमर्स को एफिशिएंसी लॉस जो है वो कंपनसेट हो सके। अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी जाती है एथेनॉल ब्लेंडिंग की, कि इससे इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो कम हो रहा है। लगभग 1.4 लाख करोड़ जो है पिछले 10 साल में फॉरेन एक्सचेंज में इंडिया ने बचाया है इथेनॉल सब्सटीट्यूशन से। और जो ऑयल PSUs हैं वो 255% इसकी वजह से जो है अपने डिविडेंड पे आउट दे पाए हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं। लेकिन पेट्रोल प्राइसेस जो है उन्होंने सिर्फ 2% ही कम किए हैं उसके हिसाब से। अब इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो 40 करोड़ लीटर जो होती थी 2014 में, वो अब 670 करोड़ लीटर्स हो चुकी है 2024 में। सेंटर ने कहा है कि इसकी वजह से जो है 1.2 लाख करोड़ जो है फार्मर्स को उन्होंने पे किए हैं 2015 से लेकर अभी तक। शुगर केन कल्टीवेशन में 60 to 70 टन ऑफ वाटर पर टन ऑफ क्रॉप चाहिए होता है, जिसका मतलब है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। नियरली 30% जो इंडिया का लैंड है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है। तो ऐसे में जो है ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो कितना सस्टेनेबल है ये देखने की ज़रूरत है। इवन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी 5.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस जो है वो इथेनॉल के लिए जो है वो एलोकेट किया है 2024-25 में। 34% जो कॉर्न की आउटपुट है उसको डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि कॉर्न इम्पोर्ट्स में सर्ज हुआ था। तो इंडिया का जो बूमिंग एथेनॉल सेक्टर है उसने इंटरनेशनल स्क्रूटिनी भी जो है वो अट्रैक्ट की है। यूएस ने भी पुश किया है इंडिया को कि वो अपने एथेनॉल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स करे, और कहा है कि ये ट्रेड बैरियर मत लगाए इंडिया। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन लेकिन कह रही हैं कि अगर आपने ऐसा किया, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन की, तो उससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग हर्ड होगी और फार्मर्स को भी नुकसान होगा। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उससे हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी 700 लाख टन तक जो है वो कम कर पाए हैं। और कहा जा रहा है कि ये हमारे लिए एक फास्टर शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए, ताकि ग्रेटर हम क्लाइमेट गेन्स जो है वो डिलीवर कर सकें। इंडिया अभी भी जो है ईवी में लैग कर रहा है, क्योंकि सिर्फ 7.6% जो व्हीकल सेल्स हैं 2024 में वो ईवीज़ की हुई हैं। तो हमारा जो टारगेट है 2030 तक की 30% ईवी सेल्स होनी चाहिए, उसके लिए हमें लगभग हर नेक्स्ट 5 साल तक 22% से ग्रो करना पड़ेगा ईवी सेल्स को। ईवी अडॉप्शन जो है वो कंस्ट्रेंड है रेयर अर्थ एलिमेंट शॉर्टेजेस की वजह से। गवर्नमेंट जो है वो धीरे धीरे चाइना के साथ एंगेज कर रही है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो सप्लाई की स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट इन इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अपनी पानीपत रिफाइनरी से बाय दिसंबर 2025। ये 35,000 टन्स ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकेगा हर साल, ये जो प्लांट होगा। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है? बेटर ऑल्टरनेटिव है, ये बायो बेस्ड ऑल्टरनेटिव है कन्वेंशनल जेट फ्यूल का। इसको रीन्यूएबल फीड स्टॉक से बनाया जाता है, जैसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, फॉरेस्ट्री वेस्ट, नॉन एडिबल क्रॉप्स। अब इसको हम ड्रॉप इन फ्यूल कहते हैं, मतलब कि इसको ब्लेंड किया जा सकता है एग्जिस्टिंग जेट फ्यूल के साथ, जो कि अभी करंटली हमारे एयरक्राफ्ट इंजन्स में बिना किसी मॉडिफिकेशन के यूज़ हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल एविएशन बॉडीज़ जो हैं
वो भी कहती हैं कि ब्लेंडिंग लिमिट्स जो है वो 50% तक की जा सकती हैं सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके? इसको एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही ब्लेंड किया जा सकता है। 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है उस वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लगभग 94% तक रिड्यूस कर देगा। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो एक रिप्लेसमेंट है कन्वेंशनल जेट फ्यूल का। इससे हमारी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल भी जो है वो कम होगी। न्यू मार्केट्स आएगी फार्मर्स के लिए, वेस्ट कलेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो यूरोप जो है वो ऑलरेडी ये ब्लेंडिंग मैंडेट्स एनफोर्स कर रहा है। इवन यूरोपियन एयरलाइंस जो है वो फर्स्ट मेजर बायर्स हैं इंडियन ऑयल के, जो एसएएफ की, जब वो इंडिया में लैंड करते हैं तो आईओसी जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेगा ये पानीपत रिफाइनरी से। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो है गाइडलाइंस हैं कि 2027 से एयरलाइंस जो है वर्ल्ड वाइड उन्हें कम से कम एमिशंस जो अपनी 2020 के लेवल की है उसको ऑफसेट करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंडिया की 1% जो है वो ब्लेंडिंग टारगेट को सफिशेंट होगी मीट करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस क्या है कि बिग होटल चेन से जो है ये आपको यूज्ड कुकिंग ऑयल कलेक्ट करना तो ईजी होता है, लेकिन स्मॉल ईटरीज या हाउस होल्ड से जो है कलेक्शन मुश्किल हो जाती है। एस जो है वो अभी 3 गुना एक्सपेंसिव है कन्वेंशनल जेट फ्यूल से, ठीक है। तो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ती हैं फिर एयरलाइंस को। एक स्टेडी सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल फीड स्टॉक्स भी चाहिए होगा, ठीक है। तो आईओसी ने स्टार्ट तो कर दिया है यूज कुकिंग ऑयल राउट, लेकिन अब उनको अल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी फोकस करना होगा, जिसमें इथेनॉल को एज अ फीड स्टॉक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ S&P अपग्रेड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की सोवरन रेटिंग को BBB माइनस से BBB पर अपग्रेड कर दिया है, जो कि पिछले 2 डेकेड्स में पहली अपग्रेड है इंडिया के लिए। तो S&P ग्लोबल क्या है? प्रोमिनेंट इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट वर्दिनेस देती है, असेस करती है गवर्नमेंट्स की, कॉरपोरेशंस की, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो क्रेडिट रेटिंग से जो है कंट्री की क्रेडिट वर्दिनेस पता लगती है कि वो कितना, उसकी क्या एबिलिटी है, विलिंगनेस है रीपे करने की बोरोड मनी को। अगर आपकी हायर रेटिंग है तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट लोअर होगी, मतलब कि रिलायबल हो आप लैंडर्स के लिए। तो S&P का रीसेंट अपग्रेड जो है वो उसके मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो डेट पर है वो रिड्यूस होगा, ईजियर एक्सेस मिलेगा इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स का, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का। तो कई सालों से इंडियन गवर्नमेंट जो है एक्टिवली लॉबी कर रही थी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ को कि वो हायर क्रेडिट रेटिंग्स दें इंडिया को। इवन इंडिया ने तो क्रिटिसाइज़ भी किया कि जो ये मेथडोलॉजीज़ जो यूज़ करती हैं ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़, ये बायस्ड है अगेंस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को, ठीक है। अब इंडिया की जो रीसेंट अपग्रेड है वो क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारा फिजिकल डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, डेफिसिट जो है वो 9.2% जो था 2020-21 में वो कम होकर 4.4% पहुंच जाएगा कंट्री का। अब याद रखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन स्टेट के जो डेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज़ में से एक है। S&P जो है उन्होंने प्रेज़ किया है इंडिया की इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को भी, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग्स जो है उनको हम ब्रॉडली 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब जो इन्वेस्टर्स के लिए सेफ है, और स्पेकुलेटिव ग्रेड मतलब जो रिस्कियर हैं। तो इंडिया की जो विद इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में BBB जो है वो लोएस्ट रंग की रेटिंग है। तो नेक्स्ट लेवल्स अभी इंडिया को तय करने हैं, BBB प्लस, फिर उसके बाद ए कैटेगरीज। तो अभी भी जो है कुछ ग्राउंड इंडिया को आगे अचीव करना पड़ेगा अपने आप को एक प्रोमिनेंट इकोनॉमी और क्रेडिट वर्दी इकोनॉमी दिखाने के लिए। तो इंडिया जो अपनी रेटिंग है ये ग्रीस, मैक्सिको और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। और एट द वेरी टॉप जो AAA रेटिंग है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ को मिली है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ को। अब याद रखो ऐसा नहीं है कि वेल्दिएस्ट कंट्रीज़ जो हैं उनकी हाईएस्ट रेटिंग्स ही होंगी। US की अगर हम देखें तो रेटिंग जो है डाउनग्रेड हो रही है कुछ टाइम से, क्योंकि उनका डेट बढ़ता जा रहा है। तो S&P ने फर्दर भी इंडिकेट किया है कि अगर कंबाइंड फिजिकल डेफिसिट सेंटर और स्टेट्स का मिलाकर बिलो 6% ऑफ GDP चला गया तो हम दोबारा से इंडिया को अपग्रेड कर देंगे रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वयं पोर्टल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फ्री AI कोर्सेज देना शुरू किया है स्वयं पोर्टल पर। तो स्वयं क्या है? एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अपना। तो ये डिजिटल डिवाइड जो है स्टूडेंट्स को ब्रिज करना चाहता है। सभी तरह के कोर्सेज क्लासरूम 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है वो इस पर अवेलेबल होते हैं। कोई भी कहीं भी से भी इसको एक्सेस कर सकता है। इंटरेक्टिव होते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं इसको बेस्ट टीचर्स द्वारा।
तो इसमें इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स जो आप चाहते हो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कोर्स। और जिसको सर्टिफिकेशन चाहिए उसको लिटल फ़ी के साथ ये सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाता है आफ्टर असेसमेंट एग्ज़ाम, ठीक है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? इस पे जो है कोर्सेज डेवलप किए गए हैं इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, और ये एनहेंस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ बोथ स्टूडेंट्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। आईआईटी मद्रास जो है इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आमंड आमंड कल्टीवेशन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आमंड हार्वेस्ट जो कश्मीर में है इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। तो ये ओल्डेस्ट ट्री नट क्रॉप है इन द वर्ल्ड, और कोल्डर रीजन क्लाइमेट में के लिए सूटेबल है ये आमंड फार्मिंग। 7 डिग्री से 24 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है इसे। 750 से 3200 मीटर अबव द सी लेवल के जो है ये very आराम से जो है ग्रो होता है। इंडिया में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, केरला और कुछ हिली रीजन्स ऑफ आंध्र प्रदेश में ये उग जाता है। और इसको कई तरह के यूज़ में लाया जाता है, स्वीट्स की तरह, मिल्क की तरह, नट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो मरीनर्स हैं बेरिंग स्ट्रेट में वो 2018 की शिपिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एक तरह से क्वाइट फॉर्म ऑफ यूएस रशिया कॉपरेशन चल रहा है, चाहे पॉलिटिकल रिलेशंस ख़राब है। अब बेरिंग स्ट्रेट क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन है। ये सेपरेट करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को, खासकर रशिया और यूएस को। साउथ ऑफ आर्कटिक सर्कल में ये इंपॉर्टेंट वाटरवे है। बेरिंग सी को ये चुकची सी ऑफ आर्कटिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। और अगर हम देखें तो ये नैरोएस्ट पॉइंट पे रशिया और यूएस में सिर्फ 85 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन द टू कंट्रीज़, और ये रिलेटिवली शैलो जो है सी है, ओके। नेक्स्ट, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is impact of ethanol blending in India. This topic is important for our economy section. So India has achieved 20% ethanol blending in petrol 5 years ahead of the schedule, but it has raised debates about economic, environmental, and EV transition impacts. So ethanol blending is part of the national policy on biofuels. Okay, and it has grown to 20% in 2025 as compared to just 1.5% in 2014. So of course, it is good for energy security, reducing our oil imports and farmers' welfare, but it has also sparked debates about the vehicle performance, groundwater sustainability, okay, and even India's long term transition to electric mobility. So, local surveys have found that a majority of respondents are opposing the E20 mandate because they are saying that it reduces mileage and it increases the maintenance costs. Even some automakers have said that there is a need for new materials to make engines E20 compatible. Therefore, Niti Aayog has recommended tax incentives on E10 and E20 fuels to compensate consumers for efficiency loss. So, the government says that it reduces India's oil import bill, and we have almost in the last 10 years saved about 1.4 lakh crore in foreign exchange. But what happens is that oil PSUs who have seen a 255% rise in dividend payouts are not passing on these benefits to the consumers because the petrol prices have fallen just by 2%. Okay, so ethanol production has grown from just 40 crore liters in financial year 2014 to about 670 crore liters now in financial year 2024. So center has said that it has paid about 1.2 lakh crore to farmers since the last 10 years. So sugarcane cultivation, which requires about 60 to 70 tons of water per ton of crop, leads to excessive groundwater extraction. So we all know that nearly 30% of India's land is already degraded. So the sustainability issues are there. Food Corporation of India had allocated 5.2 million tons of rice for ethanol in the last year. 34% of corn output had to be diverted, so which led to surge in corn imports for us. Okay. Even US is pushing India to relax ethanol import restrictions, but the Indian Sugar Mills Association are warning that this import liberalization could undermine India's domestic capacity building and it would hurt our farmers. Of course, ethanol blending has reduced carbon dioxide emissions by 700 lakh tons, but still, uh, we need to move to electric vehicles so as to deliver greater climate gains. So, India is lagging behind its global peers.
EVs make up just 7.6% of vehicle sales in 2024, even though we have a target of 30% EV sales by 2030. So for that, we have to accelerate the growth by about 22% in the next 5 years. EV adoption is constrained by rare earth element shortages, for which India is engaging with China to ensure the supply stability. So the next topic is sustainable aviation fuel plant in India. This topic is important for your economy section. So Indian Oil Corporation, which is India's largest refiner and fuel retailer, is set to begin commercial production of sustainable aviation fuel at its Panipat refinery by 2025. And it is being said that by year end, IOC will achieve a production capacity of 35,000 tons of SAF annually. So what is SAF? Sustainable aviation fuel is a bio-based alternative to conventional jet fuel. It is produced from the renewable feedstocks like cooking oil, agricultural residues, forestry waste, and non-edible crops. And SAF is a drop-in fuel, which means that it can be blended with existing jet fuel and used in current aircraft engines without the need for any modification. International aviation bodies certify blending limits up to 50% so as to ensure safety and performance. What are the benefits of it? So, SAF blending with conventional jet can be used in existing aircraft and infrastructure. 100% SAF has the potential to reduce greenhouse gas emissions by up to 94%. So, SAF is a replacement for conventional jet fuels. It reduces dependence on imported crude oil. It creates new markets for farmers and also for waste collectors. Europe already enforces SAF blending mandates, and they, of course, their own airlines also become major buyers of SAF when they land in India. So IOC will begin commercial production in its Panipat refinery, and from 2027, airlines worldwide must offset emissions beyond 2020 levels. So for that, it would be helpful for us. Initial production capacity will be sufficient to meet India's 1% SAF blending target for international flights by 2027. But there are certain challenges also, like the used cooking oil collection from big hotel chains is easy, but creating systems to collect oil from small eateries and households remain difficult. SAF is currently about 3 times more expensive than conventional jet fuel, and large scale production also requires a steady supply of sustainable feedstocks. So, of course, we also need to move to ethanol, uh, and by working on alcohol to jet technology. Okay. So the next topic is India's S&P upgrade. This topic is important for your economy section. Recently, S&P Global Ratings have upgraded India's sovereign rating from BBB minus to BBB, which is the first upgrade in nearly 2 decades for India. So, of course, we know S&P Global is a prominent international credit rating agency which assesses the credit worthiness of governments, corporations, and financial instruments. Credit ratings assess a country's credit worthiness, its ability to and willingness to repay borrowed money. A higher rating lowers the borrowing costs for us by signaling reliability to lenders. S&P's recent upgrade means reduced interest rate on debt and easier access to global capital markets. For years, Indian government has been actively lobbying global rating agencies for higher credit ratings. Even we questioned the methodologies of these credit rating companies and called them biased against emerging economies. So, why these ratings have been given to India? Because of our fiscal discipline and economic growth. Deficit has been cut to half in the last 5 years. Of course, but this is only at the central government level. Don't include the state governments now in this fiscal discipline. So India is also among the world's largest growing large economies. India's inflation management has been very good also. Credit ratings are broadly classified into two classes. First is investment grade, and then there is speculative grade. Within investment grade, this triple B is the lowest rung which India has achieved, but we have a large ground to cover before reaching stronger rating tiers. India shares its ratings with countries like Greece, Mexico, and Indonesia, but at the very top we see AAA rating, where advanced economies are there, like Australia, Canada, Denmark, Germany. But this does not mean that all the wealthiest countries have the highest ratings. For example, US credit ratings are declining since 2011 due to the rising debt concerns. So S&P has also indicated that if all the states of India also uh,
reduce their fiscal deficit, then of course another upgrade would be given to India on structural basis. Okay. So the next topic is Swayam portal. This topic is important for your governance section. So Ministry of Education is offering AI courses, free AI courses on Swayam portal, which is a massive open online course platform of Ministry of Education, which seeks to bridge the digital divide for students. It hosts all the courses from class 9 till post graduation, which can be accessed by anyone, anywhere, at any time. They are interactive, prepared by the best teachers, and the courses of can be taken in engineering, science, humanities, management, language, mathematics, art, and so on. Students wanting certification would have to pay a little fee, and after, of course, a proctored examination. Okay. What is Swayam Plus portal? So it offers courses developed collaboratively with the industry, and the platform aims to enhance employability of both college students and lifelong learners. IIT Madras will be operating this platform. So the next topic is almond cultivation. This topic is important for economy section. So almond harvest in Kashmir marks an important seasonal and cultural event, and this year's bumper crop has brought smile to the farmers' faces. Almond, we know, is the oldest tree nut crop in the world. It is grown in colder regions climate where temperatures range between 7 to 24 degrees Celsius. So it grows at an altitude of 750 to 3200 meters above sea level. In India, we see almond cultivation at Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Kerala, and some hilly regions of Andhra Pradesh. Almond, can be used for various purposes like sweets, milk, nuts. Okay. So the next topic is Bering Strait. This topic is important for your international relations. So, mariners in the Bering Strait are following 2018 shipping guidelines despite US Russia strained political relations. Bering Strait is the northernmost part of Pacific Ocean, which separates Asia and North America, particularly Russia and US. It is just south of the Arctic Circle. It connects the Bering Sea to the Chukchi Sea of the Arctic Ocean. At the narrowest point, Russia and US are just 85 kilometers apart. Okay, so it sets the international boundary between the two countries, which passes through the Bering Sea and the strait. It is a relatively shallow strait. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.